हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर स्वाति इज हियर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जो स्टूडेंट आसाम सेट मार्च 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉमर्स पेपर 2 का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी देखेंगे जो कि आपके पेपर में मोस्ट रिपीटेडली पूछे गए हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को पूरा सिलेबस दिया हुआ है कॉमर्स का। इसका कोड 21 है। इस सिलेबस में आप लोगों को 10 यूनिट्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के 14 सब्जेक्ट इंक्लूड है कॉमर्स के। ओके, यूनिट नंबर 1 जब हम देखते हैं तो इसका आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस है। ओके, सो देखा जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस अपने आप में दोनों अलग सब्जेक्ट है और ये बहुत ही वास्ट है। उसके बाद में यूनिट नंबर 2 में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, तो अकाउंटिंग अपने आप में बहुत वास्ट है और ऑडिटिंग अपने आप में काफी बड़ा है। ओके, देन हम लोग यूनिट नंबर 3 में आ जाते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। यूनिट नंबर 4 में बिजनेस फाइनेंस है। यूनिट नंबर 5 में आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स है। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हमको सारे कैलकुलेशन किस तरीके से स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होते हैं। देन उसके बाद में रिसर्च मेथड में जितने भी रिसर्च से रिलेटेड हमारे टेस्ट है वो मेथड से उनको हम देख लेते हैं। देन यूनिट नंबर 6 में हम बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखेंगे। यूनिट नंबर 7 में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करते हैं और उसके बाद में यूनिट नंबर 8 में मार्केटिंग मैनेजमेंट से पूछा हुआ है। यूनिट नंबर 9 आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है एंड यूनिट नंबर 10 जो आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स है। सो स्टूडेंट, हम सारे यूनिट्स को डिटेल में आगे देखने वाले हैं। सो जाने से पहले यहाँ पे आप लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे आपको कॉमर्स का, और इसकी जो न्यू बैच है वो 9th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। ओके, और आप लोगों को यहाँ पे 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है फीस में। सो 5000 रुपीज में आप लोगों को पेपर 2 तो मिलेगा ही, प्लस आप लोगों को पेपर 1 भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। डेली लाइव लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है, मिल जाएंगे आप लोगों को। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगी। देन उसके बाद फुल मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पे रन की जाती है, तो वो आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद में 4000 प्लस एमसीक्यू सीरीज यहाँ आपको मिल जाएंगी। पीवाईक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है इसके अलावा तो आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर में जो आपको दिया हुआ है स्क्रीन में, इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आप लोगों को कैसे ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करना है, आप लोगों को जाना है ग्लोबल गूगल प्ले स्टोर में। देन ग्लोबल ऑनलाइन को इंस्टॉल करना है, देन रजिस्टर करना है अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से। आप जब रजिस्टर कर देंगे तब आप लोग को माई कोर्स सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आपको आपका असम सेट का कोर्स मिल जाएगा। सो ये कोर्स आप लोगों को 5000 रुपीज में अवेलेबल है। ठीक है, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट यहाँ पे सारी जो डिटेल्स है आप लोगों को प्रॉपर यूनिट वाइज फोल्डर दिए हुए हैं, तो आप लोग एक प्रॉपर तरीके से स्टडी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे देखिए यूनिट नंबर 1 है हमारा। सो यूनिट नंबर 1 हमारा इंटरनेशनल बिजनेस प्लस आप लोगों का बिजनेस इकोनॉमिक्स का दिया हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट का दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप लोगों का जो पहला वाला जो इतना सेक्शन है ये आप लोगों का बिजनेस एनवायरनमेंट का है। ओके स्टूडेंट, सो ये बिजनेस एनवायरनमेंट में आप लोगों को आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसी में हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, उसके बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट हमारा, उसके में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ फेमा, देन सोशल कल्चरल फैक्टर्स हो गया, सीएसआर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेमा फेरा से हमेशा क्वेश्चन बनता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, इसका कब कन्वर्ट हुआ गया, किस तरीके से कन्वर्ट हुआ, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का हमारा इन्फ्लेशन में क्या रोल होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें पूछी जाती है। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल बिजनेस। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से बिजनेस में एंटर किया जाता है, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से, उसके ड्राइव्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन इसके बाद में मोड्स ऑफ एंट्री, क्या मोड्स ऑफ एंट्री है इंटरनेशनल बिजनेस में। इन मोड्स ऑफ एंट्री में आपका एक्सपोर्ट आ जाता है, आप लोगों की फ्रेंचाइजीज आ जाती है। तो ये सारी चीजें। देन इसके बाद में आप लोगों का थेरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न थेरी हो गया, आपकी क्लासिकल थेरी हो गई, किसने कब एब्सोल्यूट एडवांटेज थेरी, कंपैरेटिव थेरी, वो सारी थेरीज आप लोग को अच्छे से करनी क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते। तो इसके बाद टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। देन उसके बाद में आप लोगों का एफडीआई। अच्छा, और इसमें आप लोगों का दो चीज इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग बीओपी पढ़ते हैं तो बीओपी में हमारे दो चीज होती है, कैपिटल अकाउंट होता है, हमारा करंट अकाउंट होता है। ओके, सो हमारा कैपिटल अकाउंट इज रिलेटेड योर आपकी असेट्स एंड लाइबिलिटी, आपका फंड का फ्लो आप किस तरीके से कर रहे हैं। ओके, आपके बीओपी में आप लोगों का इम्प्लिस, आप लोग बीओपी में डिफिसिट होने पे आप लोग कहाँ से लेते हैं, जैसे करंट अकाउंट है, सो बीओपी में डिफिसिट होने से हम लोग आईएमएफ से हेल्प लेते हैं। ठीक है, सो आईएमएफ का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, ये सारी चीजें। अब डब्ल्यूटीओ है तो डब्ल्यूटीओ का अपने आप में जैसे डब्ल्यूटीओ के बहुत सारी ब्रांचेस हैं। डब्ल्यूटीओ की आप लोगों की जीएटीटी हो गया, उसके बाद में ट्रिप्स हो गया, टीम्स हो गया। तो ये सारी चीजें ये आप लोग को बहुत अच्छे से करके रखनी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद में आप लोगों का सार्क हो गया, एसियन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, उसके बाद में ट्रिटीज हो गई, इससे रिलेटेड ट्रिटीज के बारे में पूछा जाता है कि कब कौन सी ट्रिटी और किस ट्रिटी में क्या चीज इंक्लूड की गई थी। ठीक है, नाफ्टा हो गया। तो ये सारे जो जितने मैंने बताए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, देन उसके बाद में हम जब मूव करते हैं यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में, सो अकाउंटिंग में आप लोगों को बेसिकली पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग में, और आप लोगों को अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस बारे में दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पार्टनरशिप में आपका आप लोगों के जनरली आप लोगों को रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका सेक्रीफाइन रेशियो हो गया, आपका गेनिंग रेशियो हो गया। देन एक और जो चीज इंक्लूड होती है दैट मीन्स आपका गुडविल हो गया। ठीक है, गुडविल स्पेशली यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, फिर भी यहाँ पे गुडविल से रिलेटेड कैलकुलेशन आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत कुछ हार्ड नहीं होते, लेकिन उतने बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए। ओके, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हाँ फोर्टफिचर ऑफ शेयर से की एंट्री सब लोग को पूछ ली जाती है, उस केस में कितना अमाउंट ट्रांसफर होता है। देन हम अमलगमेशन, एक्वाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन का इनका कंपैरिजन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स किस तरीके से होते हैं वो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इवन एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन से कॉस्टिंग से आप लोगों के न्यूमेरिकल, ये वाला जो सेक्शन है आप लोग न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा फेमस है। बजटरी कंट्रोल में आप लोगों का एबीसी कॉस्टिंग क्या होता है, और इसका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होता है, टारगेट कॉस्टिंग, केस कॉस्टिंग और जीटीआई। तो ये मैच द पेयर में बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका एक क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है। देखो इस क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न होता है उसमें आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद में आप लोगों को मैच द पेयर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके बाद में आप लोगों को स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, असर्शन रिजर्व वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद में आप लोगों को जो ऑथर्स के नेम क्या होते हैं, थीरीज क्या इंक्लूड की गई है, किस ऑथर ने क्या बोला है, किसको स्ट्रेस ज्यादा दिया है, कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोगों का रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस, तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। रेशियो एनालिसिस में कितने फॉर्मूलेज ये, उन फॉर्मूलों को भी कभी पूछा जाता है। फंड फ्लो में आप लोगों को वर्किंग कैपिटल जो है, नेट वर्किंग कैपिटल है, इसका कैलकुलेशन किया जाता है। कैश फ्लो में आप लोगों का इनफ्लो कैसा हो रहा है, आउटफ्लो कैसा हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से थोड़ा यहाँ पे जो आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो गया, यहाँ से थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप लोगों को देखे गए हैं, लेकिन बेसिकली आप लोगों का इतना पोर्शन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडिटिंग से आपके एक दो क्वेश्चन देखे जाते हैं, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वाउचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, उसके बाद में ऑडिट फाइनेंशियल जो आपको ऑडिट रिपोर्ट होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में हमारा ऑडिट में आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रीन ऑडिट करके भी होता है, और हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट करके होता है। तो वो ऑडिटिंग के क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से, वो उनका जो डिफरेंस है, उनका मीनिंग क्या है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जब हम लोग आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 में, तो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिट दिया हुआ है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में कि आपका ये ओवरऑल किस तरीके से, जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका किस तरीके से आपका डिमांड, जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का डिमांड एनालिसिस है। एक बार डिमांड आने लगी तो डिमांड कैसी है, इलास्टिक है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है तो वो आ जाता है। फिर उसका
आप लोगों का वो आने के बाद में यूटिलिटी थ्योरी जो हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन और ये सारी चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो आपका यूटिलिटी एनालिसिस आ जाता है। AR MR का रिलेशन किस तरीके से, उससे आ जाता है। फिर यूटिलिटी थ्योरी में आप लोग का इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं इंडिफरेंस कर्व का की जो प्रॉपर्टीज है, इसकी इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो अपने सप्लाई से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट जो हो गया, ठीक है। सो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, तो ये आप लोगों का सप्लाई से रिलेटेड है, तो वो इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद में आप लोगों का शॉर्ट रन में क्या प्रोग्रेस होती है, लॉन्ग लॉन्ग रन में आप लोगों का कर्व किस तरीके से बनता है, किस चीज़ के लिए है। अब ये होने के बाद में अब मार्केट में प्रोडक्ट आया, तो मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, किस तरीके से प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है उनके मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों का परफेक्ट कॉम्पिटिशन यहाँ आ जाएगा, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आ जाएगा, ओलिगोपोली प्राइस स्ट्रेटेजी मॉडल आ जाएगा। देन उसके बाद में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चरिंग से आता है। उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चरिंग में किस तरीके से प्राइस स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है, ठीक है। जब आप लोगों का न्यू प्रोडक्ट है तो किस प्राइस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, ओल्ड प्रोडक्ट है या कुछ न्यू आपने इनोवेशन लाया तो किस प्राइस स्ट्रेटेजी को। अब प्राइस स्ट्रेटेजी में कॉमनली प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, पेनिट्रेशन क्या होता है, पीक लोड प्राइसिंग क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप लोगों को आप लोग अगर देखोगे तो बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत डिटेल में आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। देन हम लोग जब बिजनेस फाइनेंस की यूनिट को पढ़ते हैं तो बिजनेस फाइनेंस में आप लोगों को फाइनेंसिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें, उसकी इसमें हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब आप लोग KE का कैलकुलेशन हो गया, KD किस तरीके से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, कॉस्ट ऑफ डेट हो गया, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, तो ये सारी चीज़ें इनका डिफरेंस क्या है। देन उसके बाद में कैपिटल स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से की जाती है, सो कैपिटल स्ट्रक्चर में कहाँ से फंड लाना है, कहाँ पे फंड देना है। उसके बाद में फिर हमारा शॉर्ट रन लॉन्ग रन में चीज़ें डिवाइड होती है। तो जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल किस तरीके से काम कर रहा है, कैपिटल बजटिंग हमारा लॉन्ग रन से रिलेटेड है, तो कैपिटल बजटिंग के जितने भी डिसीजन है, उसकी थेरीज है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी थेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस किस थेरी में क्या बोला है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड पॉलिसी में थेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पॉलिसी में किस तरीके से रिटर्न एंड रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस होता है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में आप लोगों का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किस तरीके से चलता है, एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होते हैं, हेजिंग टेक्निक किसको कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर यूरो करेंसी में आपका ADR JDR का डिफरेंस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। उसके बाद में आर्बिट्रेजिंग क्या होती है, ठीक है, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस फाइनेंस में, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग आते हैं हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड्स। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों को सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड का, ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन किस तरीके से डिस्पर्स होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आप लोगों का, वेरियांस हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में मेजर ऑफ स्क्यूनेस में आप लोगों का पिक लोडेड है किस तरीके से है, राइट स्कीव है, लेफ्ट स्कीव्ड है, उसका डायग्राम के साथ में आप लोगों का वो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि लेफ्ट साइड स्कीव्ड है या राइट साइड स्कीव्ड है। उसके में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन देखे गए हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी के दिन बे थ्योरम क्या होता है। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बायनोमियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस अच्छे से पता रहना चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ की जाती है। देन रिसर्च डिज़ाइन का डेटा में आपका कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग किस तरीके से कलेक्ट की जाती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स क्या होते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर का कैलकुलेशन, उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन में हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपका Z टेस्ट क्या होता है, T टेस्ट कब यूज किया जाता है, अनोवा टेस्ट, टाई टेस्ट को ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनता है गुडनेस ऑफ फिट के नाम से, ओके। उसके बाद मैन विटनी यू टेस्ट हो गया, आपका क्रिस्कल वेली टेस्ट हो गया, रैंक, तो ये आपके टेस्ट कब यूज किए जाते हैं, कितना डेटा रहता है, प्रोबेबिलिटी टेस्ट क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है,
इन सारी चीजों से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं आपके यूनिट नंबर 5 में। जब हम लोग यूनिट नंबर 6 में मूव करते हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम आता है। तो बिजनेस मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स क्या है मैनेजमेंट की वो इंपॉर्टेंट हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपका फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैम ऑफ कंट्रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारी चीजें। देन मोटिवेशन एंड लीडरशिप में आप लोगों का कॉन्सेप्ट थ्योरी, ये सारी चीजें। देन उसके बाद में हाँ इसके कॉन्सेप्ट तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरी किसने दी थी और उसमें क्या चीज बोली है, तो वो सारी थ्योरीज आप लोगों को अच्छे से याद रहनी चाहिए। उसके बाद में कॉर्पोरेट एंड गवर्नेंस, उसके बाद में हमारा आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, रोल एंड फंक्शन स्पेसिफिकली आप लोग को अच्छे से पता होने चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आपका रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन किस तरीके से होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, ये बहुत क्लियर रहना चाहिए आप लोगों के माइंड में। जब जॉब इवेल्यूशन में आते हैं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड आपका 360 डिग्री, और हमारा एक 720 डिग्री करके भी है वो, उसका ये दोनों चीजों का डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। जब हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो है यहाँ पे आप लोगों को वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, इसके जो ये है ये सब चीजों को एक बार, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है इसको एक बार देख लेना। स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत रेयर आते हैं, लेकिन बहुत रेयरली आते हैं, बाकी हमारा इतना पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं यूनिट नंबर 7 में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे ओवरव्यू से फाइनेंशियल सिस्टम का, यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक क्या है, टाइप्स ऑफ बैंक में कमर्शियल बैंक का रोल क्या है, रीजनल रूरल बैंक और इनका स्टैब्लिशमेंट ईयर, ठीक है, इनकी हेड क्वार्टर कहाँ पे, तो ये सारी चीजें वे सेम हमारा आरबीआई के फंक्शन क्या है। देन मॉनेटरी पॉलिसी का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद में हमारा बैंकिंग से रिलेटेड एक और चीज आपको जो करनी होती है वो होता है आपको करंट अफेयर। बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन उसको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होती है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। उसके बाद में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, आप लोगों की ट्रेजरी बिल हो गया, वो आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। उसका ड्यूरेशन क्या होता है, कब इशू किया जाता है, क्या इस पे इशू किया जाता है। उसके बाद में आप लोगों का फाइनेंशियल रेगुलेटरी इंडिया, उसके बाद में आप लोगों के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, सो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसका ईयर क्या था, उसके क्या रोल्स हैं, वो सारी चीजें। देन उसके बाद में आप लोगों का डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल, इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, डिजिटल बैंकिंग, इनके डिफरेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर चाहिए आपके माइंड में। इंश्योरेंस में आप लोग आ जाते हैं तो आपके लाइफ इंश्योरेंस हो गया, आपका नॉन लाइफ हो गया, रिस्क क्लासिफिकेशन हो गया, फैक्टर लिमिटेशन इंश्योरेबिलिटी हो गई, ये सारी चीजें। जब लोग यूनिट नंबर 8 में आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, सो यहाँ पे आप लोगों को मार्केटिंग मैनेजमेंट में बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, तो ये पूरा का पूरा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन देखे गए। दूसरी चीज में आप लोगों को यहाँ की थीरीज जो है वो आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। जैसे आप लोग के मैट्रिक्स हो गए, उसके बाद में एनसॉफ का मैट्रिक्स हो गया, उसके बाद में G9 हो गया, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर चाहिए। उसके बाद में आपके मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, पेनिट्रेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन की टारगेटिंग क्या होता है, नीच मार्केटिंग क्या होता है, पोजीशनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें। देन प्रोडक्ट के डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं, प्रोडक्ट की लाइन क्या होती है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसी होती है, क्या स्टेजेस होती है उसकी, इंट्रोडक्शन स्टेज हो गया, ग्रोथ स्टेज हो गया, मैच्योरिटी स्टेज हो गया, देन डिक्लाइन स्टेज हो गया, ये सारे स्टेजेस को जस्टिफाई करते आना चाहिए आप लोग को अच्छे से। देन प्राइसिंग की पॉलिसी क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं आपकी प्राइस डिटर्मिनेशन को, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप लोगों का प्रमोशन में आप लोगों का आपका एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, पब्लिसिटी किससे के, चैनल मैनेजमेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर किस तरीके से होता है वो, डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके में कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में आप लोगों के कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग बिहेवियर को, कंज्यूमर के डिसीजन को, वो हो गया। सोशल मार्केटिंग में आपका ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग हो गया। डिजिटल मार्केटिंग में आपका रूरल मार्केटिंग हो गया। उसके में CRM, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, ओके। देन इसके बाद में जब यूनिट नंबर 9 को हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट, तो लीगल एस्पेक्ट आपके बिजनेस से रिलेटेड, जैसे आप लोग ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आ गया। सेल्स करते हैं गुड्स को तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ गया, 1930 आ गया, क्योंकि हम लोग हर चीज ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हम लोग ऑन कैश नहीं करते, तो हम निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ गया इसमें कि बिल्स, आपका टाइप्स ऑफ निगोशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। डिसऑनर हो गया तो
विल, उस टाइम पे क्या करना है, अगर डिस्चार्ज हो गया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का तो उस टाइम पे क्या करना है। अब क्योंकि इसमें कंपनी इंक्लूड है तो कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, इसमें आप लोगों के सभी काइंड की कितने टाइप्स की कंपनी होती है, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे फिर पार्टनरशिप में आ जाते हैं, कंपनी है तो कोई लिमिटेड, ये एलएलपी से क्वेश्चन भी बनने लगे हैं तो एलएलपी भी अच्छे से करना है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो अच्छे से। कंपटीशन, अब क्योंकि मार्केट में है तो बिजनेस है तो कंपटीशन होगा, तो फिर कंपटीशन एक्ट भी आ गया तो कंपटीशन आपका ऑब्जेक्टिव मेन प्रोविजन ये आपको अच्छे से बताना चाहिए। अब क्योंकि अब ऑनलाइन तरीके से सब चीजें होने लगी, मार्केटिंग ऑनलाइन तरीके से, तो आईटी एक्ट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों के साइबर क्राइम, क्योंकि आईटी आ गया तो साइबर क्राइम भी आ जाएंगी, फिर उससे रिलेटेड पेनाल्टीज क्या होती है वो आपको अच्छे से पता है। फिर आरटीआई आ गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ये आपका 2005 में आया, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोविजन क्या है। फिर आईपीआर, आपके पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गई, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर जीएसटी, जीएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीएसटी से आप लोग के क्वेश्चन बनते ही है, ठीक है। तो जीएसटी को अच्छे से पढ़ना है। देन हम लोग जो यूनिट नंबर 10 में जंप करते हैं, तो यूनिट नंबर 10 में आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे गए, आपका थियोरेटिकल प्लस भी होता है, तो आपको न्यू स्लैब रेट को अच्छे से करके जाना है। उसके बाद में इनकम टैक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एग्रीकल्चर से इनकम से रिलेटेड जितने भी आप लोगों को एग्जाम्पशन दिए हुए हैं, उसके बाद में जो भी सेक्शन दिए हुए वो सारी चीजें अच्छे से करनी। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है वो अच्छे से करना है। टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स डिडक्शन क्या होता है, ये टैक्स इवेजन क्या होती है, चोरी करना क्या होता है। फिर टैक्स में आपको एग्जाम्पशन क्या मिलते हैं वो अच्छे से आपको आना चाहिए। डिडक्शन कितने दिए हुए, उस डिडक्शन में क्या, डिडक्शन में किस चीज को बताया गया, वो आपके आपके 80C से लेके 280U तक के आपके डिडक्शन आप लोग को बाय हार्ट लर्न चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां से मैच द पेयर से हमेशा क्वेश्चन बनता है। देन क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन हो गया, डबल टैक्सेशन एंड इस अवॉइड मैकेनिज्म एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। देन कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में आप लोगों का इसकी जो टैक्स इवेजन, जो टैक्स अवॉइड कैसे किया जाए, टैक्स की प्लानिंग किस तरीके से किया, टैक्स इवेजन, इन तीनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर मेक और बाय डिसीजन कब किया जाता है, उसके बाद में आप लोगों का शट डाउन एंड कंटिन्यू ऑपरेशन क्या होता है, ये चीज। उसके बाद में टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के टेक्निक जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्स एट सोर्स, ठीक है, TCS, टैक्स एट सोर्स, ठीक है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स हो गया, TDS हो गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो गया, इनका बहुत अच्छे से। हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है, किस तरीके से ई फाइलिंग की जाती है, ये। सो ये सारा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था हमारा सिलेबस का, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो सिलेबस को अच्छे से देखिए, करिए, ओके।